सो अब जो हमें कवर करना है इन्वेस्टमेंट्स बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. Thereafter, we are going to cover the investments which will be done by a NRI and OCI. Thereafter, we are going to cover the investments which will be done by a foreign venture capital fund. तो हम ये तीन चीज यहाँ पर देखेंगे और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर. तो ये तीन अपना इस वीडियो के अंदर ये तीन अपना पोर्शन होगा जो हमें कवर करना है when it comes to investment by FPI, NRI, OCI and foreign venture capital investor. तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कवर करते हैं और फर्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ पर रहेगा दैट इज इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज टू अंडरस्टैंड who is a foreign portfolio investor. So FPI कौन होगा? हमने चेक किया था कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर लिस्टेड कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टर है जो 10% से कम पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज व्हाट इट इज और व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर मैं उसको बता दूं तो इट मींस अ इन्वेस्टमेंट. Okay, FPI, it means a investment. This investment is made by a person resident outside India, and this investment is made in the listed equity shares. This investment is made in the listed equity shares or the listed equity instruments. Equity instruments, ठीक है, and this investment is less than 10%, less than 10% of the total post issue capital. Of the total post issue capital. तो तीन कंडीशंस है, ये आपका फुलफिल होना पड़ेगा. Only then this will be considered as a FPI. So first is investments is made by a PROI. Okay, the investment is made in listed equity shares or in the instrument, and the third condition is the size of the investment is less than 10%. No doubt FPI is also called as the foreign investment. FPI is also considered as the foreign investment. This is not FDI, this is again FPI. अब आपको ये देखना है FPI में इन्वेस्टमेंट्स कैसे होगा. सो अगर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, दिस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन परचेज और दे कैन sell equity instruments. Okay, they can purchase or they can sell equity instruments of an Indian company which is listed on a recognized stock exchange in India. तो ये आपके पास एवेन्यू है जहां पर वो पैसा लगा सकते हैं. अब अगर आप देखो, इनफैक्ट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन ऑल्सो परचेज और सेल द IDRs, द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब ऑब्वियस बात है, ये जो IDR होगा, दीज IDRs विल बी ऑफ द फॉरेन कंपनीज, है कि नहीं. and are issued in the
इंडियन कैपिटल मार्केट। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको बताया गया था 24% तक का। ये पहले आपके पास लिमिट था, अब ये लिमिट आपका क्या हो गया है, अब ये लिमिट आपका 10% पे आ गया, जो सेक्टोरल कैप्स है उसके ऊपर आ चुका है आपका, जो आपका एग्रीगेट लिमिट था। सी द एग्रीगेट लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इसमें आपको देखना है देयर इज अ चेंज, सो अप टू 31st मार्च 2020 ये क्या था, दिस वाज 24%। अप टू 31st मार्च 2020 दिस वाज 24%, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम लिमिट था। और ये जो 24% है, दिस इज ओवरऑल, दिस इज ओवरऑल विथ इंडिविजुअल लेस देन 10, इंडिविजुअल लेस देन 10। तो एक अगर आप सिंपल एग्जांपल लो, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अगर रिलायंस, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 31st मार्च 2020, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से आपके पास डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने 8% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज व्हाट, डोनाल्ड ट्रंप इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सेम वे में यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यू हैव बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन ने 6% अमाउंट लगाया, so ये भी क्या हो गया, एफपीआई हो गया। फिर लेट्स से व्लादिमीर पुतिन, इसने 8% अमाउंट लगा दिया, ये भी क्या हो गया आपके लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ, लेट्स से, अब यहाँ पर आप ले लो, लेट्स से सलमान खान, सलमान खान कौन, इंडिया वाला नहीं, सलमान खान एक यूएस में भी है, गूगल करना कौन है, एडुकेशन सेक्टर के अंदर, सलमान खान फ्रॉम यूएसए, ही वांट्स टू इन्वेस्ट। आप मुझे बताओ, कैन ही इन्वेस्ट 9%, कैन ही इन्वेस्ट 9%, कैन ही इन्वेस्ट 9%? मानव इज सेइंग नो, करेक्ट। क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप यहां पर चेक करो, आपके पास ऑलरेडी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, और इन्होंने ऑलरेडी आपके कंपनी में 22% इन्वेस्ट कर दिया है। सो इफ सलमान खान फ्रॉम यूएसए, बेसिकली इज द फाउंडर ऑफ खान एकेडमी, और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही कैन कम फॉर मैक्सिमम 2%, या उससे ज्यादा नहीं जा सकते, इवन दो एक इंडिविजुअल लेस देन 10% इन्वेस्ट कर सकता है टू क्वालिफाई इटसेल्फ एज अ एफपीआई। ये तो था स्टोरी कब तक, अप टू 31st मार्च 2020। नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम, अब आपको यहां पर स्टोरी देखना है, दैट with effect from 1st April, you see, with effect from 1st April 2020, अब ये लिमिट क्या हो गया, ध्यान रखना, इंडिविजुअल लिमिट अभी भी क्या है, वही सेम इंडिविजुअल लिमिट है, ये इंडिविजुअल लिमिट अभी भी क्या है, लेस देन 10%, द इंडिविजुअल लिमिट इज स्टिल लेस देन 10%। बट अगर आप ओवरऑल लिमिट को चेक करो, तो ये ओवरऑल लिमिट में चेंज आ गया। अब ओवरऑल लिमिट में यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये जो एग्रीगेट लिमिट है, दिस कैन बी अप टू जितना आपको अलाउ किया गया है, जितना आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अलाउ किया गया है, आप वहां पर इधर इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है. सो द ओवरऑल लिमिट नाउ विल बी अप टू FDI परमिटेड. जितना आपको FDI यहाँ पर परमिट किया गया है उतना, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अमाउंट ले सकते हो. ध्यान रखना. लेकिन सपोज करो किसी सेक्टर है, कोई एक सेक्टर है, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल 100% FDI इज अलाउड. ठीक है. लेट्स से कोई सेक्टर है जिसमें 100% FDI इज अलाउड, तो आप टेक्निकली इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितने आ सकते हैं? यू कैन हैव एज मेनी एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि 100% इन्वेस्टमेंट्स आपका होल्ड कर सकते हैं. तो बेसिकली आप ऐसे कर लो, 9% करके आप यहाँ पे 11 इन्वेस्टर्स को ले आओ, चलेगा? तो इनके पास 99% शेयर्स है, और एक आप यहाँ पर और किसी FPI को लेकर आ जाओ, चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर ये जो इंडियन कंपनी है, अब ये वाला पार्ट समझे जो मैंने आपको समझाया. सी देयर इज दिस कंपनी, कर्सर बार बार मूव हो जाता है. ओके, आप यहाँ पे देखो. ओके, ब्लैक कलर आ गया. आप ऐसे समझो, देयर इज एन इंडियन कंपनी. ठीक है. दिस इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड इन अ सेक्टर जहां पर कि आपको 100% FDI इज अलाउड. आपको 100% FDI अलाउड है. ठीक है. तो अब आप इस कंपनी के अंदर 100% FPI भी लेकर आ सकते हो. पहले ये लिमिट कितना था? पहले ये लिमिट था 24% मैक्सिमम था. This is now. Earlier this was what? Earlier it was 24% maximum. Can you understand the difference now? अब आपको 100% FPI यहाँ पर अलाउड है. So technically अगर मैं ऐसे बोलूँ, I want to get 20 investors who are foreign portfolio investors, जो कि आपकी कंपनी में 5% शेयर्स खरीदेंगे 100%. So this is now allowed. क्योंकि देखो 5% इन्वेस्टमेंट कर रहे, विच इज लेस देन 10%, तो ऑब्वियसली ये FPI के डेफिनेशन में आ गए. और अब कोई ऐसा लिमिट नहीं है, जिस सेक्टर में है वहां पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एनीवे अलाउड, तो यहाँ पर ये 20 इन्वेस्टर्स कर सकते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर? अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड. अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड. तो अब क्या सलमान खान फ्रॉम US कैन ही इन्वेस्ट 9%? आंसर इज यस. अगर यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है तो ये आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट अब आपको ये एक चीज चेक करना है कि सपोज करो ये जो इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी इस लिमिट को रिड्यूस कर सकता है. सो इवन दो 100% FDI इज अलाउड, राइट? even though 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, इंडियन कंपनी यहां पर क्या कर सकता है? इंडियन कंपनी कैन pass a resolution and they can resolve and they can decrease the limit. They can decrease the limit of foreign portfolio investors. अब ये resolve कैसे करेंगे? For this they will have to pass a board resolution and then they will have to pass a special resolution in the general meeting. तो क्या होगा? डिफरेंस क्या आ जाएगा? जहां यहाँ पे 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, तो आप टेक्निकली यहाँ पर 20 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ला सकते हो, और ये 20 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 5% करके 100% इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस कंपनी में. लेकिन अगर कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया और उन्होंने यहाँ पर एक लिमिट सेट कर दिया, लेट्स से मैक्सिमम 40% FPI. Now in this case you cannot have 20 investors here, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप यहाँ पर मैक्सिमम 40% ही रख सकते हो. सो नाउ इफ आई हैव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो बेसिकली 5% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं मैक्सिमम कितने इन्वेस्टर्स ला सकता हूँ?
Instead of 20, now I will have only 8 investors maximum, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. I have decreased the limit. आप मुझे बताओ, is this clear? Is this clear? Is this clear? ये वाला right? Okay. अब आप ये देखो, ये जो रिजॉल्व करके रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूस कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पे 40% बताया, तो ऐसा नहीं, ये थ्रेशोल्ड लिमिट कर सकते हैं 24%. दे कैन मेक अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 49% एंड दे कैन मेक अ थ्रेशोल्ड ऑफ 74%. सो ये थ्रेशोल्ड लिमिट पे वो रिड्यूस कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू थ्रेशोल्ड for foreign portfolio investors. This can be reduced. This can also be increased. This can also be increased. तो अभी तो 24% ही अलाउड था. आप 24 से this can be increased to, let's say 49%. This can be increased to 74%. आप इसको increase भी कर सकते हो. Increase करने के लिए भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन ये दोनों पास करना पड़ेगा. वंस दीज टू आर पास्ड, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे. तो ध्यान रखना, वंस द थ्रेशोल्ड लिमिट इज इंक्रीज्ड, इट विल नॉट बी डिक्रीज. तो ये आपका एफपीआई का पहला पॉइंट है. क्या आप मुझे बताओ, एफपीआई और एफपीआई के लिमिट्स आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? एफपीआई और उसके लिमिट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो सिंपल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि लिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा लगाता है शेयर्स में, और वो पैसा लगाता है लेस देन 10%. ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%. और दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये कि इनका एग्रीगेट लिमिट भी है, और ये एग्रीगेट लिमिट के अंदर चेंज हो गया है. so ये जो एग्रीगेट लिमिट है, ये एग्रीगेट लिमिट में चेंज आ गया है. सो अप टू 31 मार्च 2020 ये 24% था. नाउ दिस कैन बी इंक्रीज्ड और दिस कैन बी डिक्रीज्ड. उसके लिए द कंपनी नीड्स टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड कंपनी नीड्स टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अब बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट? ओके. अब देखो यहां पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को कैसे अक्वायर करेंगे. एफपीआई दे वांट टू डू द एक्विजिशन ऑफ शेयर. तो ये एक्विजिशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? दे कैन डू द एक्विजिशन इन स्टॉक एक्सचेंज. तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट शेयर्स हो सकता है, या फिर मतलब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर मतलब आ गया, दे कैन डू मार्केट परचेस, पब्लिक ऑफर. ठीक है, या फिर जो आपका प्रिवेलिंग सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो, दे कैन ऑल्सो डू द एक्विजिशन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी ले सकते हैं. देखो सेकेंडरी मार्केट में देयर इज नो प्रॉब्लम
because you have the prevailing market price. करेक्ट। आज मुझे अगर रिलायंस का शेयर खरीदना है और मैं एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ, तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है मैं उसके हिसाब से परचेज करूंगा। बट अगर मैं पब्लिक ऑफर का बात करूं या प्राइवेट प्लेसमेंट का बात करूं, तो टेक्निकली यहाँ पर कंपनी इशू कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली द प्राइस शुड नॉट बी लेस देन, देखो अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक इशू के लिए, अगर मैं बात करता हूँ ये पब्लिक ऑफर पब्लिक इशू के लिए, तो दिस शैल नॉट बी लेस देन द प्राइस issued to other resident investors। ठीक है। और अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट का बात करो, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको क्या करवाना पड़ेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना होगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना होगा। उस वैल्यूएशन रिपोर्ट से आपको फेयर वैल्यू मिलेगा एंड द प्राइस शुड नॉट बी लेस देन द फेयर वैल्यू। द प्राइस शुड नॉट बी लेस देन द फेयर वैल्यू। आप मुझे बताओ क्या ये क्लियर हुआ या नहीं, ये क्लियर हुआ या नहीं? राइट। तो ये आपके पास आया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक्विजिशन कैसे कैसे करेगा। अब देखो मैं आपको एक प्रोविजन यहाँ पे बता रहा हूँ। सी पब्लिक ऑफर हो रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पर तो कंपनी इन्वॉल्व है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मार्केट। आप यहाँ पे देखो सेकेंडरी मार्केट में क्या कंपनी का कोई भी रोल होगा? अगर सेकेंडरी मार्केट में कोई परचेज हो रहा है तो क्या वहां पर कंपनी का कोई भी रोल होगा? टेक फॉर एग्जाम्पल HDFC, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक। ठीक है। अब HDFC बैंक में मैक्सिमम लिमिट जो आपको बताया है, वो मैक्सिमम लिमिट आपका कितना है? दैट इज 74%। ठीक है। और अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर कर लिया, अब 74% FDI इज अलाउड हियर। और यहां पर मैं आपको एक इन्वेस्टर बोल रहा हूं, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 8% शेयर्स परचेज कर लिया है। ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप इज व्हाट? डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल अ FPI। करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल FPI। नाउ आई से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 2% और शेयर को अक्वायर कर लिया। तो जैसे इन्होंने 2% शेयर को अक्वायर किया, इनका स्टेक कितना हो गया है? 10%। नाउ 10% में ही नो लॉन्गर क्वालिफाइज टू बी अ FPI। यस और नो? नाउ दिस इज व्हाट, क्योंकि 10% और मोर हो गया तो दिस विल बी ट्रीटेड एज FDI। सी ध्यान रखना, मैं ओवरऑल लिमिट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल का बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप। राइट। सो क्योंकि अब ये FDI हो जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब सपोज करो डोनाल्ड ट्रंप वापस से यहाँ पर 2% शेयर्स को बेचता है, तो फिर ये वापस से क्या बन जाएगा? 8%। ना 8% में अब ये फिर बोलेगा मैं तो FPI हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ये कब FDI है कब FPI है, तो ये सब ट्रैक रखना डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, इफ देयर इज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसने यहाँ पर क्या कर दिया, लिमिट्स को ब्रीच कर दिया, विच हैज ब्रीच्ड द लिमिट्स, तो उस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को 5 डेज का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। उनको 5 डेज का टाइम दिया जाएगा। एंड 5 डेज मतलब 5 ट्रेडिंग डेज। दे विल बी गिवन 5 ट्रेडिंग डेज। ये 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर दे हैव टू सेल, और आई वुड से दे हैव टू डाइवेस्ट द एक्सेस फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट।
अगर उन्होंने यहाँ पर डाइवेस्ट कर दिया, अगर उसको डाइवेस्ट कर दिया तो दे विल कंसिडर टू बी ऑफ एफपीआई ओनली। बट अगर उन्होंने ये डाइवेस्ट नहीं किया, नाउ दे विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज एफपीआई, दे विल बी ट्रीटेड एज एफडीआई। ध्यान रखना, दे विल बी डीम्ड टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई। आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? आप बताइए, ये क्लियर हुआ? ओके। फर्दर अगर आप यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रेमिटेंस, रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस जो है कि ये जो सेल प्रोसीड्स है, दे कैन गो आउट ऑफ इंडिया, द सेल प्रोसीड्स दे कैन बी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया। पर आप क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन? सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? The sale proceeds will be net of taxes, करेक्ट? और जो भी आपका यहाँ पर पेमेंट होगा दैट विल बी थ्रू एडी कैटेगरी 1 बैंक। बताइए जी, क्या ये क्लियर हुआ? देखो अब ये आपको मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके याद हो रहा होगा, है कि नहीं? यहाँ पर और इसमें एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी है। अब देखो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में अगर आप चेक करो तो देयर इज अ फॉर्म LECFII, ठीक है? ये आपके पास रहेगा और ये बेसिकली कौन रिपोर्ट करेगा? दिस इज टू बी फाइल्ड बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक, दिस विल बी फाइल्ड बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक and this would be filed to the Reserve Bank of India. ठीक है? एंड व्हेन दिस विल बी फाइल्ड, जब भी ये एफपीआई यहाँ पर कोई भी परचेज करेगा, ठीक है? व्हेन एफपीआई परचेजेस द शेयर्स और द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आप बताओ जी, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अगर इन्वेस्टमेंट्स बाय एफपीआई आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम फिर आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआरआई। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि आप बेसिकली बताओ एनआरआई कौन होते हैं। तो एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस but they are citizen of India, right?
They are non-resident Indian, but they are the citizens of India. Same way, अगर आप यहाँ पर चेक करो OCI, तो OCI is overseas citizen of India. ठीक है, अब अगर आप OCI का चेक करो तो ये बेसिकली कौन हो गया? दिस इज एन इंडिविजुअल who is resident outside India plus they are registered as OCI. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना OCI में लिखा हुआ तो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट OCI आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया. They are not a citizen of India. They do not hold an Indian passport. आपको ये ध्यान रखना होगा. They do not hold an Indian passport. ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. अब अगर आप देखोगे इनसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो आप देखो दे कैन इन्वेस्ट, सो दे कैन इन्वेस्ट ऑन repatriable basis. They can invest on repatriable basis. What they can basically make investments by doing purchase or selling the equity instruments of Indian company. ठीक है, और the other securities. कोई और सिक्योरिटीज अगर होगा वो इसको यहां पर इशू ये परचेज कर सकते हैं. सेम वे नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे अगर आप देखो, तो नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस में दे कैन अगेन डू द परचेज और सेल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनी. इसके अलावा दे कैन ऑल्सो contribute to the capital of LLP. Right? They can also contribute to the capital of LLP. They can also contribute to the capital of a firm of a sole proprietorship, of a proprietorship firm. ये कहीं पर भी invest कर सकते हैं. अब बताओ, clear? Then they can also hold. अरे यार. And they can also hold. So NRI and OCI, they can also hold the IDRs of foreign companies in India. They can do that. ठीक है, वो IDRs जो यहाँ पर बेसिकली इंडिया के अंदर इशू किया गया है. They can also gift, जो NRI और OCI है, they can also gift the securities. They can sell or they can gift the securities to a person resident outside India. तो अगर कोई NRI या OCI है, they want to sell or they want to gift or they want to make any transfer the investments to a PROI, it is allowed. This would be allowed, but यहाँ पर क्या होगा? If government approval is needed, prior government approval is needed, then this will be after the prior approval only. If prior approval is needed, then
must obtain the same. आप सिंपल ऐसे चेक करो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक एनआरआई है, लेट्स से प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा इज होल्डिंग लेट्स से 5% शेयर्स ऑफ अ कंपनी. अच्छा, ये जो कंपनी है, अब क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एनआरआई है, तो टेक्निकली दिस इज व्हाट, दिस इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओनली. ना ये जो 5% इसमें इन्वेस्ट किया है, दिस रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल. दिस रिक्वायर्स द गवर्नमेंट अप्रूवल. तो प्रियंका चोपड़ा ने जब ये इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके पहले प्रियंका चोपड़ा ऑब्टेन्ड प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, और उन्होंने फिर यहाँ पर 5% इन्वेस्ट किया. ठीक, नाउ प्रियंका चोपड़ा wants to transfer this shares, let's say, to जेनिफर लोपेज. ठीक है, वो इनको यहाँ पर ये शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है. ना टेक्निकली जेनिफर लोपेज इज अगेन व्हाट, शी इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो अगर ये ऑटोमेटिक रूट में होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रियंका चोपड़ा वुड हैव ट्रांसफर्ड इट टू जेनिफर लोपेज और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो था वही पूरा करना होता. बट नाउ व्हेन शी इज गोइंग टू सेल, or even when she is going to make a gift to Jennifer Lopez, she will have to first obtain what, prior approval from the government, that I was holding these 5% shares of the Indian company for which the approval was taken. Now I want to transfer these shares to some other person who is a person resident outside India. Approval चाहिए. आप मुझे बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये पॉइंट आपको समझ में आया? राइट? ओके, अभी एनआरआई का अगर जो लिमिट है वो ब्रीच हो गया, तो आई जस्ट इरेज दिस स्लाइड. लेट्स से एनआरआई जो है उसका लिमिट्स जो है वो अगर ब्रीच हो गया, तो वो क्या कर लेंगे फिर, दैट विल बी, जो भी लिमिट्स यहाँ पर होगा, दैट विल बी सोल्ड टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, so here we had point number D, so we write here point number E. So basically NRI and OCI, they are going to sell the investments to a person resident in India if limits are breached. इन्होंने लिमिट से ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, जितना परमिटेड था या जितना अलाउड है उससे ज्यादा, तो दे कैन डू दिस. इसके अलावा नेक्स्ट जो हम यहां पर देखते हैं वो आ जाता है हमारे पास, दैट अगर ये ट्रांसफर करना चाहे, दे कैन ट्रांसफर इट टू अ नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. अभी तक तो रीपैट्रिएबल बेसिस पे था, तो अगर आप नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई एंड ओसीआई टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. इस बार डिफरेंस क्या है, यहां पर ट्रांसफर हो रहा है ऑन नॉन repatriable basis. So this transfer will be subject to, so this transfer will be subject to, again entry routes, वही 4 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके. सेक्टोरल कैप, pricing conditions or the pricing guidelines, and the other attendant conditions. राइट, यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगे, ये सारा डॉक्यूमेंटेशंस आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू आरबीआई. प्लस यू विल आल्सो हैव टू कंप्लाई with the
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विद द आरबीआई। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होंगे वो सब यहाँ पर इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ तो ट्रांसफर हो रहा था, दिस ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ सेल, ठीक है, दिस वाज बाय वे ऑफ सेल। बट इफ सच ट्रांसफर is, let's say, by way of gift, if this transfer is by way of a gift, तो यहाँ पर आपके कुछ एडिशनल कंडीशंस आ जाएंगे। मतलब ये सारे कंडीशंस जो आपके वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस आ जाएंगे। और एडिशनल कंडीशंस क्या रहेगा, देखो बेसिकली ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट शुड नॉट एक्सीड more than 5% of the paid up capital. Gift should not exceed more than 5% of the paid up capital. It should not exceed more than 5%. और ये ध्यान रखना ये पर पर्सन है, ये जो लिमिट है आपका दिस इज पर पर्सन। इसके अलावा जो डोनर और डोनी है they are relatives, and relatives under section 2 subsection 77 of the Companies Act, ठीक है, आई थिंक 2 सबसेक्शन 77 ही होगा, आप चेक कर लेता। बेसिकली कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो रिलेटिव होने चाहिए। इसके अलावा जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, दिस शुड नॉट एक्सीड $550,000। $50,000 को यहाँ पर ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। आप बताओ, दिस इज क्लियर। और ये जो गिफ्ट होगा ये फिर आपका किसके हिसाब से जाएगा, नॉन रीपैट्रिएबल बेसिस पर आपका ट्रांसफर होगा। बताइए, इज दिस क्लियर, दिस इज क्लियर। एक पॉइंट और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई और ओसीआई इज प्रोहिबिटेड। इट इज प्रोहिबिटेड इन सर्टेन एरियाज। कहां कहां पर, इन अ निधि कंपनी, देन इवन इन रियल एस्टेट, देन एग्रीकल्चरल कंपनी आया, एंड forget repatriable non repatriable, even on non repatriable basis। अगर आपने नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको मना किया गया है दैट आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, राइट। तो ये आपके पास था एनआरआई के लिए। अब अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बाय फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर बेसिकली कौन होता है, देखो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कौन है। तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर इज अ वेंचर कैपिटल फंड which is established outside India and they are also registered with SEBI।
They are registered with SEBI. They are registered with SEBI. तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा. अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है ये कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, वेयर दे कैन इन्वेस्ट. आपसे एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो दे कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन कंपनी. ठीक है, जो कि लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वो कहीं पर भी यहाँ पर आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं. बेसिकली ये अनलिस्टेड जो रहेगा वहां पर ये इन्वेस्ट करेंगे. सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द securities which are issued by Indian company. Okay. Engaged in the sector where foreign investment is permitted. दूसरा, ये जो सिक्योरिटीज है दे आर नॉट लिस्टेड, ये वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरा एरिया जो इनके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने को होगा, दैट दे कैन इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, जिसको हम AIFP बोलते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. ठीक है, और दे कैन इन्वेस्ट इन द यूनिट्स और बेसिकली द इक्विटी और इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन स्टार्टअप कंपनीज. इंडियन स्टार्टअप कंपनीज, तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन जगह पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट अगेन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देयर इन्वेस्टमेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू, सो इट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट, अगेन वो चार चीजें आ जाएंगी, सेक्टोरल कैप, देन एंट्री रूट एंड द अदर अटेंडेंट कंडीशंस. आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? सो देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जो कि बेसिकली किसके लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखा हुआ है, जहां जहां पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. देयर आर लिस्ट ऑफ सेक्टर्स जहां पर फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट करते हैं. सो द कंपनीज विच आर इन्वेस्टेड इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, वहां पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं. IT रिलेटेड अगर कोई है तो वो वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इफ दे वांट दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी. राइट, ये बेसिकली कहां पर पैसा लगाते हैं, जो अलग अलग मतलब बहुत ही स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी वाइज नया कुछ यहाँ पे करते हैं. तो सीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर ये पैसा लगेंगे इनोवेशन के लिए. राइट, इनफैक्ट ये डेयरी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा सकते हैं, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा सकते हैं. ठीक है, दे कैन ऑल्सो गेट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. अब देखो सब आपका बायोफ्यूल्स, ये वहां पर पैसा लगा सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप इसमें देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है आपका, वहां पर ये पैसा लगा सकते हैं. कन्वेंशन सेंटर्स, ठीक है, होटल्स एंड कन्वेंशन सेंटर्स, वहां पर ये पैसा लगा सकते हैं, जिसका कैपेसिटी जो हो दैट इज मोर देन 3000, जिसका की कैपेसिटी मोर देन 3000 हो. इन सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर एक फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड पैसा लगा सकता है. बताइए क्या ये क्लियर हुआ?
क्या ये क्लियर हुआ? Is this clear? हम एक और टॉपिक करते हैं, उसके बाद में वी विल टेक अ ब्रेक। ठीक है, हम एक और टॉपिक यहाँ पे कवर कर लें।